मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था एक आइस कोल्ड फीमेल सीईओ के साथ। मैं उसे क्वालिटी जीन्स देता था, वो मुझे 5 मिलियन देती थी। जैसे ही बेबी पैदा होता हम बराबर और मैं निकल जाता। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि मैं थोड़ा ज्यादा ही टैलेंटेड निकला। वो ट्विंस से प्रेग्नेंट हो गई। जब डिलीवरी रूम के बाहर सब लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे, मैंने छोटे ट्विन को उठाया जिसका क्राई वीक था और पैसे लेकर भाग गया। 6 साल तक मैं गाँव में मुर्गियां पालता रहा, सब्जी उगाता रहा और अपने बेटे को आराम से बड़ा किया। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ शहर गया अपनी 3 व्हीलर में सब्जी बेचने, और एक लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से एक छोटा लड़का सूट टाई में बाहर आया। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लग रहा था। मेरे बेटे ने बोला, डैड आपने कब चुपके से शहर में एक और बच्चा कर लिया? मेरा बेटा जियामिनो पूरी आवाज में बिना शर्म के ये बोल रहा था। उस वक्त मार्केट के सारे आंटीज और अंकल्स एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मेरा काम खत्म। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और मेरे हाथ का गोब ही लगभग गिर गया। पसीना मेरे कपट्टी से बहने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल की शान जिंदगी ऐसे खत्म होगी। जो छोटा लड़का कार से उतारा था वो छोटे सूट और बोटाई में था। बिल्कुल छोटा सीईओ लग रहा था। वो हमें शौक के साथ देख रहा था, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी भी थी। फिर उसके पीछे कार का दूर दोबारा खुला। पहले एक लंबी टांग ब्लैक स्टॉकिंग में बाहर आई, फिर वो चेहरा जो मेरी यादों में बसा हुआ था, जो मुझे नाइटमेयर्स में जगाता था, शिन बिंक। 6 साल में वो जरा भी नहीं बदली। चेहरा ठंडा, आंखें इतनी ठंडी जैसे मार दे। सिर्फ एक फर्क था, उस वक्त उसके चेहरे पर हल्का सा चेंज था। उसकी नजर पहले जियामिनो के गंदे चेहरे पर गई जो बिल्कुल मेरी तरह था, फिर धीरे धीरे उस छोटे सूट वाले लड़के पर गई। 2 बिल्कुल एक जैसे बच्चे, एक फटे जीन्स में मिट्टी में खेलने वाला, दूसरा एक प्रिंस की तरह साफ सुथरा सूट में। हवा रुक गई। मेरा हार्ट रेट 180 हो गया। डैड कुछ बोलो, क्या आपकी शहर में दूसरी फैमिली है? और मैं और वोंग दवा का क्या? मैंने तुरंत बोला, बकवास बंद कर, वोंग दवा गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने जियामिनो का मुंह बंद कर दिया, कहीं वो और कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मैंने जबरदस्ती स्माइल दी जो रोने से भी बुरी लग रही थी और बोला, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, सीरियसली मत लो। शिन बिंग ने मुझे इग्नोर किया। उसकी नजर 2 तेज चाकू की तरह थी जो मुझे और जैनो को स्कैन कर रही थी, और उसके पीछे खड़े 2 ब्लैक सूट वाले आदमी बिना आवाज के हमारी तरफ बढ़ रहे थे। भाग, बस यही एक थॉट मेरे दिमाग में था। मैंने तुरंत अपनी 3 व्हीलर का थ्रॉटल फुल कर दिया। 6 साल पुरानी गाड़ी ऐसे आवाज कर रही थी जैसे अभी टूट जाएगी। वो झटके से आगे बढ़ी और मैं सब्जियों के साथ मार्केट में घुस गया। शिन बिंग की ठंडी आवाज पीछे से आई, उसे रोको, उस भागने मत दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं पहले खुद को रोड का किंग मानता था। मैंने फुल स्पीड दे दी। 3 व्हीलर पतली गलियों में पागल की तरह दौड़ रही थी। मैंने 2 फ्रूट स्टॉल्स गिरा दिए और टमाटरों का ढेर कुचल दिया। आंटीज और अंकल्स की चिल्लाते आवाजें और बॉडीगार्ड्स के दौड़ते कदम एक साथ मिक्स हो गए। डैड आप तो बिल्कुल मूवी हीरो लग रहे हो, जियामिनो एक्साइटमेंट में चिल्लाया, जैसे उसे पता ही नहीं हम डेंजर में हैं। मैंने बोला, हीरो कुछ नहीं, हम अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरी 3 व्हीलर कभी उनसे तेज नहीं हो सकती थी। जैसे ही मैं मार्केट से बाहर निकला, एक ब्लैक लग्जरी कार ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं था। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़कर ऐसे उठाया जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। मुझे कार के बॉनेट पर दबा दिया गया। मेरा गाल ठंडी सरफेस से चिपका हुआ था। जियामिनो को भी एक बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन वो डरा नहीं। वो सूट वाले लड़के को फेसेस बना रहा था। सूट वाला लड़का बस चुप देख रहा था। शिन बिंग हील्स की आवाज के साथ मेरी तरफ आई, एक एक कदम धीरे धीरे। जयवू, उसने मेरा नाम लिया धीरे से, लेकिन मेरा पूरा शरीर हिल गया। बहुत टाइम हो गया। मैंने मुश्किल से अपना सिर उठाया और जबरदस्ती स्माइल दी। क्या कोइंसिडेंस है, आप भी सब्जी लेने आई हो? शिन बिंग के होंठ हल्का सा हिला। उसने जवाब नहीं दिया। वो झुक कर जियामिनो को देखने लगी जो बॉडीगार्ड के हाथ में था। उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसका गाल छुए। जियामिनो ने तुरंत अपना सर पीछे कर लिया और सस्पिशियस नजर से देखा। तुम कौन हो? मेरी स्टेप मॉम बनने की सोचना भी मत। मेरे डैड सिर्फ वोंग दावा के हैं। मैंने फिर बोला, वोंग दावा एक कुत्ता है। शिन बिंग का हाथ हवा में रुक गया। उसने धीरे से सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी नजर फिर मुझ पर आई, मार देने वाली नजर। 6 साल पहले मैंने ट्विंस को जन्म दिया था, सही? शिन बिंग की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक फटने वाला वॉल्केनो छुपा था। मैंने महसूस किया बॉडीगार्ड की पकड़ मेरे कांधों के और टाइट हो गई। मान लिया तो मर गया, इनकार किया तो भी मर गया। बेहतर था कुछ न बोलूं। इसलिए मेरी आंखें इधर उधर घूमने लगी और मैंने तुरंत अपना सबसे शॉक्ड और इनोसेंट एक्सप्रेशन लगा लिया। ट्विंस, मिस शिन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो? मैंने जामिनो की तरफ इशारा किया, जितना सिंसियर हो सकता था। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी कार एक्सीडेंट में मर गए। मैंने इसे अकेला पाला है। आसान नहीं था। मैंने झूठ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 आंसू निकलने की भी कोशिश की। देखिए कितना मुझ जैसा लगता है। लोग कहते हैं भतीजे अपने चाचा पर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि जामिनो ने भाव चढ़ाकर बीच में बोल दिया, डैड आप क्या बोल रहे हो? आपका भाई कब से है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो कब के मर चुके हैं, आप भूल गए? मैं अपने ही बेटे को घूरता रह गया और मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा मन कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें गिर जाऊं। ये शिंजय का बर्थ सर्टिफिकेट है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी। उसकी आंखें बिना झापकाए मुझ पर तिकी थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंक्यूबेटर B
डी में जो मेल इन्फेंट था वो बर्थ के 3 घंटे बाद गायब हो गया। मेरा सीना कस गया। गलती हो गई। मैं भागने में इतना बिजी था कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना भूल गया। शायद कोइंसिडेंस होना ही चाहिए। शिनबिंग ने बात खत्म कर दी। वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ी। इसे क्लाउड समिट एस्टेट ले जाओ और लॉयर से कांटेक्ट करो। मुझे तुरंत पैटर्निटी टेस्ट चाहिए। बॉडीगार्ड बोला, जी मिशन। और बस उसी वक्त मुझे 2 बॉडीगार्ड्स ने पकड़कर लग्जरी कार के बैक सीट में डाल दिया, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। जमीनों को भी अंदर बिठाया गया। वो बिल्कुल नहीं डरा। वो तो लेदर सीट्स को हाथ लगा लगा कर देख रहा था। डैड, ये तो आपकी 3 व्हीलर से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। बस इतनी फास्ट नहीं है। फास्ट होने का क्या फायदा जब पकड़े ही गए। गाड़ी सीधा शहर के एक एलीट एरिया की तरफ बढ़ी, क्लाउड समिट एस्टेट। नाम से ही पता चल रहा था कितना महंगा होगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक ऐसे विला के सामने रुक गई जो किसी महल से कम नहीं था। मैं और जमीनो लिविंग रूम में ले जाए गए। वो इतना बड़ा था कि उसमें रेस ट्रैक बन सकता था। छत का क्रिस्टल शैंडलियर देखकर मेरा सिर घूम गया। जमीनो ने इतना लग्जूरियस घर कभी नहीं देखा था। वो अंदर आते ही पागल हो गया। कारपेट पर इधर उधर लौटने लगा। शिनबिंग रूम के आगे वाले सोफा पर बैठी थी। छोटा लड़का शिनजय उसके पास शांत बैठा था। उसके हाथ में टैबलेट था, लेकिन उसकी नजर बार बार जामिन्नो पर जा रही थी, जो फ्लोर पर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। एक ही माँ के बच्चे, लेकिन फर्क जमीन आसमान का। शिनबिंग ने फाइनली बोला, जो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 6 साल पहले के 5 मिलियन वापस करो। बच्चे को यहीं छोड़ दो और तुम फ्री हो। मेरा दिल डूब गया। वो 5 मिलियन गाँव में घर बनाने, जमीन लेने, मुर्गे पालने और 6 साल के खर्च में लग चुका था। कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन पैसे से भी बड़ा सवाल था, वो मुझे जामिन्नो छोड़ने को कह रही थी। मैं कैसे मान लेता। मैंने अपने बेटे को देखा जो कारपेट पर दौड़ रहा था, बिना किसी टेंशन के हंस रहा था। वो मेरा बेटा था जिसे मैंने 6 साल तक पाला था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार सीधा शिनबिंग की आंखों में देखा। मिस शिन, मैं पैसे वापस करने का रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन जामिन्नो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं दे सकता। मेरा बेटा? जैसे उसने सबसे फनी बात सुन ली हो। कॉन्ट्रैक्ट मत भूलो, तुम सिर्फ एक जीन डोनर थे। मैंने अपनी गर्दन सीधी की और जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट में ट्विंस का कुछ नहीं लिखा था, और जब वो पैदा हुआ था तो बहुत वीक था। डॉक्टर ने भी कहा था शायद वो बच न पाए। मैं उसे गांव ले गया, चावल की खीर चम्मच से खिला खिला कर उसे बचाया। ये सच था, वो टाइम से पहले पैदा हुआ था। जामिन्नो बहुत छोटा और कमजोर था और उसकी आवाज बिल्ली से भी हल्की थी। मैं उसे पैसे के लिए ले गया था, और इसलिए भी क्योंकि मुझे डर था ये ठंडी औरत उसका ध्यान नहीं रखेगी। ये सुनकर शिनबिंग के चेहरे पर कुछ बदला, लेकिन तुरंत वापस ठंडा हो गया। मुझे प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट से पड़ता है, और रिजल्ट ये है कि तुमने मेरा पैसा और मेरा बेटा चुरा लिया। वो खड़ी हो गई और मुझे देखकर बोली, टेस्ट रिजल्ट्स आने तक तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे, वरना मैं तुम्हें असली डिस्पेयर दिखाऊंगी। कैसल में पहले दिन ही मुझे रिच लोगों की बोरिंग लाइफ का टेस्ट मिल गया। शिनबिंग ने मेरे और जामिन्नो के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करवाया। वो रूम मेरे गांव के पूरे घर से बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम, वॉक इन वार्डरोब और एक टेरेस था जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जमीन्नो खुशी से पागल था। किंग साइज बेड पर उछल कूद कर रहा था। वो महंगा डुवे को ट्रैम्पोलिन की तरह उसे कर रहा था। उसने बोला, क्या हम यही रहेंगे अब? अगर हाँ तो ये तो कमाल है। ये ओल्ड वैंग के पिगस्टाई से भी बड़ा है। मैं चुप हो गया। क्या वो कोई बेटर एग्जाम्पल नहीं दे सकता था? मैं इतना खुश नहीं था जितना वो था। मैंने दूर खोलने की कोशिश की, वो हिला तक नहीं। बाहर 2 ब्लैक सूट वाले आदमी खड़े थे, बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों जैसे। विंडोज में रिस्ट्रिक्टर्स लगे थे, बस थोड़ा सा ही खुलते थे। शिनबिंग ने मुझे सच में क्रिमिनल की तरह बंद कर दिया था। वक्त गुजारता गया, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। लंच टाइम आ गया। एक मेड हमें डाइनिंग रूम ले गई। लंबी डाइनिंग टेबल पे हर तरह का खाना लगा था। वेस्टर्न फूड, चाइनीज फूड, जापानीज फूड, सब कुछ। शिनबिंग हेड पे बैठी थी। शिंजय उसके लेफ्ट में शांत बैठकर नाइफ फोक से स्टेक कट कर रहा था। मैं और जमीनो उनके सामने बैठे थे। जमीनो ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने एक पूरा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और सीधा मुंह में डालने लगा। मैंने तुरंत रोक दिया। रखो इसे, हाथ से तोड़ तोड़ कर खाना शर्म की बात है। ये बोलते हुए मैंने यूटेंसिल्स उठाए और उसके लिए लॉबस्टर तोड़कर उसकी प्लेट में रख दिया। जमीनो मुस्कुराया, थैंक यू डैड। उसने फोक उठाया, एक पीस उठाया, लेकिन खाया नहीं। वो सीधा मेरे मुंह के पास ले आया। डैड पहले खाते हैं। मेरा दिल पिघल गया। ये बच्चा कितना समझदार है। मैंने मुंह खोला और खा लिया। टेबल के उस पार शिनबिंग के हाथ रुक गए। वो हमें देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा था। शिंजाय ने भी खाना रोक दिया और चुपचाप देखने लगा। शिनबिंग ने खांसी और चुप तोड़ दी। उसकी आवाज में कोई बहस की जगह नहीं थी। जमीनो, आज से तुम प्रॉपर मैनर सीखोगे। टेबल पे चिल्लाना नहीं, हाथ से खाना नहीं, नाइफ फोर्क यूज करना सीखो, समझे? जमीनो ने मुंह में खाना भर के पूछा, मैनर्स क्या होता है? खा सकते हैं क्या? शिनबिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, शिंज, यूसे दिखाओ। शिंजय ने अपने यूटेंसिल्स रखे और नए सेट जमीनो को दिए। धीरे से बोला, ऐसे पकड़ते हैं। जमीनो ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन एक जोर की आवाज के साथ फॉर्क जमीन पर गिर गया। वो उसे उठाने झुका और सीधा टेबल के कोने से सर टकरा गया। वो चीखा और पूरा डाइनिंग रूम हिल गया। मैं मेड की हालत देखकर और शिनबिंग का चेहरा और डार्क होता देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। सही है,
गांव वालों को नीचा दिखाने का यही रिजल्ट है। मेरा बेटा अकेला तुम्हारा पूरा महल हिला सकता है। कुछ देर बाद हमने समूह खान खत्म किया। शिनबिंग ने शिंजे को बुलाया और उसे बहुत महंगे लगने वाले टॉयज दिए। अपने भाई को टॉय रूम ले जाओ। फिर उसने ठंडी नजर से जमीनों को देखा। ये सब तुम्हारा है, जो चाहो ले लो। वो मेरे बेटे को टॉयज से खरीदना चाहती थी। मेरे अंदर अलार्म बज गया। वो मेरे सीधे सादे बेटे को पैसे से बिगाड़ना चाहती थी, कभी नहीं। फिर दोनों एक जैसे बच्चे पहली बार एक साथ खड़े हुए। शिंजे के हाथ में एक ट्रांसफॉर्मर टॉय था। थोड़ा अनश्योर लग रहा था। जमीनों उसके चक्कर लगाकर उसके कपड़े छूने लगा। तुम्हारे कपड़े कितने सॉफ्ट हैं, मेरे डैड के कपड़ों से भी ज्यादा। शिंजे शर्मा गया। ये सिल्क है, उसने धीरे से बोला। जमीनों ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें एक मजेदार जगह दिखाता हूँ, चलो। वो उसे खींचकर गार्डन में एक बड़े पेड़ के पास ले गया। देखो अब। जमीनों ने स्लीव्स ऊपर की, हाथों में ठूक लगाया और बिना किसी मुश्किल के पेड़ पर चढ़ गया। वो ब्रांच पर बैठकर नीचे देखा। तुम भी आओ, ऊपर का व्यू मस्त है। शिंजे ने ऊपर देखा। डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। मैंने कभी पेड़ नहीं चढ़ा, मुझे नहीं आता। डरने की जरूरत नहीं, मैं सिखाता हूँ। हाथ यहाँ, पैर वहाँ, बस ऐसे। जमीनों उसे एनकरेज करता रहा और शिंजे सच में चढ़ने लगा। थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन हिम्मत के साथ। मैं पेड़ के पास खड़ा देख रहा था, अजीब सी फीलिंग के साथ। तब शिनबिंग की आवाज पीछे से आई। जावू, तुम्हें क्या लगता है इस तरह बच्चा पालने से उसका फ्यूचर क्या होगा? मैं मुधा। वो खड़ी थी हल्की सी हंसी के साथ। क्या तुम उसे जंगल में शिकार करने के लिए बड़ा कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर पेड़ पर बैठे बच्चों की तरफ इशारा किया। मिस शिन, मैं उसे करोड़ की दौलत नहीं दे सकता, लेकिन एक खुश बचपन दे सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो कोई बड़ा आदमी बने, बस खुश रहे, वही काफी है। और देखो, तुम्हारा बेटा भी अभी खुश लग रहा है, शायद कभी इतना खुश नहीं हुआ। शिनबिंग ने देखा। जमीनों की हेल्प से शिंजे ब्रांच पर बैठ गया था। वो डर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नई खुशी थी। दोनों साथ बैठकर बात कर रहे थे। जमीनों उसे गांव की कहानियां सुना रहा था। शिनबिंग चुप हो गई। फिर अचानक क्रैक की आवाज आई। ब्रांच टूट गई। शिंजे चीखा और गिरने लगा। शिनबिंग डर के मारे चिल्लाई। मेरा दिल मुंह तक आ गया। कैसा कमजोर पेड़ है ये। जमीनों तुरंत रिएक्ट किया। वो बंदर की तरह कूड़ा और शिंजे को पकड़ लिया। डर मत, मुझे पकड़ लो। जमीनों ने पूरी ताकत लगाई उसे बचाने के लिए, लेकिन दोनों गिर गए। अच्छा हुआ ब्रांच ज्यादा ऊपर नहीं थी। दोनों नीचे घस में गिरकर उलझ गए। मैं और शिनबिंग दोनों भागकर उनके पास गए। उसने शिंजे को पकड़कर जोर से गले लगा लिया। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो उसे सर से पैर तक चेक कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। जमीनों बोला, डैड मेरा पिछवाड़ा 8 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन तुरंत शिंज की तरफ मुड़कर बोला, ओए छोटे सूट वाले, तू ठीक है? शिंजे अभी भी कह रहा था। उसने सर हिला दिया। फिर उसने धीरे से कहा, थैंक यू, वरना मैं बहुत बुरी तरह गिर जाता। ये पहली बार था जब उसने खुद जमीनों से बात की। शिनबिंग ने चेक कर लिया कि बस उसकी कोहनी थोड़ी सी छिल गई है। उसने धीरे से सांस ली, लेकिन तुरंत अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जाओ, तुम इसे खुश बचपन कहते हो? मेरे बेटे को इतनी डेंजरस चीज में घसीटना। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल देती। ये औरत बिल्कुल ही अनरीजनेबल थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही जमीनों आगे आया और गुस्से से बोला, इसका मेरे डैड से कोई लेना देना नहीं है। मैं ही उसे पेड़ पर चढ़ने ले गया था। एक असली आदमी छोटी सी गिरने पर नहीं रोता। देखो, मैं रोज गिरता हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। उसने अपना छोटा सा सीना फुला लिया और मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे छोटा सा मुर्गा। और मैंने उसे बचाया भी है। आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुनकर शिनबिंग चुप हो गई। वो इस लड़के को देख रही थी जो उसके बेटे जैसा लगता था, लेकिन बिल्कुल अलग था। इस बार उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। मॉम, ये उनकी गलती नहीं है, मैं खुद चढ़ना चाहता था। शिनबिंग का चेहरा बदल गया। शायद पहली बार उसके दोनों बेटे एक साथ उसके अगेंस्ट गए थे। उसने ठंडी सांस ली, शिंजे को उठाया और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैं झुक कर जमीनों के बाल घुमाने लगा। आज तुम बहुत ब्रेव थे, तुमने मुझे भी प्रोटेक्ट कर लिया। जमीनों ने गर्व से बोला, मैं आपका बेटा हूँ, ब्रेव होना मेरा काम है। ऊपर से लग रहा था मैं हार गया, लेकिन मुझे पता था मैंने दोनों बच्चों के दिल में एक बीज डाल दिया है। शाम को शिनबिंग ने पैसे की पावर से स्कोर इक्वल करने की कोशिश की। उसने मैथ से जमीनों के रूम में एक पूरा रूम भर टॉयज भिजवा दिए। रिमोट कार्स, लेगो कैसल्स, लिमिटेड एडिशन फिगर्स, सब एक पहाड़ की तरह लगे हुए थे। ये सब तुम्हारे लिए है। शिनबिंग दरवाजे पर खड़ी थी। अच्छा बिहेव करो तो और मिलेगा। ये लो, कैपिटलिज्म का अटैक शुरू। मैं जमीनों को देख रहा था। वो काफी देर टॉयज में खोजा, फिर सबसे सस्ती प्लास्टिक वाटर गन उठाई और बोला, डैड मुझे ये पसंद है, क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैं मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। वो तुरंत खुश होकर छत पर पानी छिड़कने लगा। थकने के बाद मेरे पास आया और बोला, डैड एक स्टोरी सुनाओ, कैसे आपने वाइल्ड बोर को भगाया? मैंने कभी बोर नहीं भगाया, वो मुझे 3 किलोमीटर तक भगाता रहा। मैंने गला साफ किया और एक फेक स्टोरी शुरू कर दी। जमीनों मजा लेकर सुनता रहा और मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे ध्यान से बेड पर लिटा दिया। जब मैं मुड़ा तो शिनबिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर उन महंगे टॉयज पर गई जो जमीनों ने छुए तक नहीं। फिर उसने मेरे बेटे को देखा जो चैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग थी जो मैं समझ नहीं पाया। मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, मिस शिन, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे बाप का प्यार। इसलिए हमें पैसे से खरीदने
की कोशिश मत करो। मैंने अपना सीना फुलाकर थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश की। शिनबिंग काफी देर चुप रही। मुझे लगा वो बॉडीगार्ड्स बुलाकर मुझे बाहर फेंक देगी, लेकिन उसने बस इतना कहा, कल पैटर्निटी टेस्ट के सैंपल्स एनालिसिस के लिए जाएंगे, तुम बस दुआ करो वो मेरा बेटा न निकले। ये कहकर वो चली गई। उसकी पीठ देखते हुए मेरा छोटा सा विक्ट्री मोमेंट खत्म हो गया। शायद वो उतनी बुरी नहीं जितनी मैं समझता था, लेकिन ये थॉट सिर्फ 3 सेकंड रहा, क्योंकि मुझे याद आया जमीनो 100% उसका बेटा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं गया। मैं चुप बैठकर मरने का वेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह फैमिली डॉक्टर पूरा इक्विपमेंट लेकर आया। मैं, जमीनो और शिंजय सोफा पर बैठे थे ब्लड टेस्ट के लिए। शिंजय को आदत थी, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने सीधा अपना हाथ आगे कर दिया। जमीनो ने कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरी गर्दन पकड़कर चिपक गया। डैड, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, इंजेक्शन लोगों को मार देता है, मुझे नहीं मारना। मैंने कहा, डरो मत, ये मच्छर के काटने जैसा होता है, बिल्कुल दर्द नहीं होता। सच में? सच में। मैं उसे शांत कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तेज चल रहा था। मुझे सैंपल में कुछ गड़बड़ करनी होगी। मेरी नजर टेबल पर रखे ट्यूब्स पर गई। डॉक्टर ने पहले शिंजय का ब्लड लिया और लेबल लगा दिया। फिर जमीनो की बारी आई। वो जोर जोर से रोता हुआ मेरे हाथ में हिलने लगा। नो नीडल, नो नीडल। डॉक्टर और 2 मेड सब जामिनो के पास आ गए। रूम पूरा केओस में चला गया। ये मेरा चांस था। सबकी नजर जामिनो पर थी। मैंने चुपके से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से अपनी बाजू को जोर से खुरच दिया। सच में दर्द हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने जामिनो को इंजेक्शन लगाया, मैं उसे संभालने के लिए झुक गया और अपना हाथ उसके नीचे ले गया। मेरे खून की एक बूंद चुपके से उस ट्यूब में गिर गई जिसमें जाओ का नाम था। सब खत्म करके मैंने धीरे से सांस ली। बस टेस्ट में ये कंफर्म हो जाए कि जाओ और शिनबिंग ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो वो हमें यहाँ रोक नहीं पाएगी। मैं कितना स्मार्ट हूँ, बिल्कुल जीनियस। ब्लड लेने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों के चीक स्वैब भी लिए। डबल चेक, उसने कहा। गलत हो गया। मेरा दिल फिर से डूब गया। मैं उन सील्ड सैंपल बैग्स को देख रहा था जैसे वो सैंपल नहीं, मेरी डेथ वारंट हो। दोपहर में शिनबिंग मीटिंग के लिए ऑफिस चली गई। जाने से पहले उसने मुझे और जामिनो को बुलाया। आज शिंजय का पियानो लेसन है, जाओ, तमीज से रहना, डिस्टर्ब मत करना। फिर उसने मुझे तीखी नजर से देखा और बोला, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं करूंगी। वो मुझे धमका रही थी। मुझे डर नहीं लगता। उसके जाते ही एक मिडिल एज्ड आदमी आया, टेल कोट पहने हुए, बाल बिल्कुल सेट। वो शिंजय का पियानो टीचर था, कोई फेमस मास्टर। वो एक बड़े ग्रैंड पियानो के पास बैठा जो बहुत महंगा लग रहा था। शिंजय उसके पास सीधा बैठ गया। म्यूजिक रूम में गूंज उठा। जामिनो आंखें फाड़कर पास गया और पियानो पर झुक कर देखने लगा। ये खुद गाता है क्या? मास्टर ने भाव चढ़ाया, लेकिन इग्नोर किया। पीस खत्म होने पर मास्टर ने शिंजय को डांटना शुरू किया। गलत, ये पार्ट पावरफुल होना चाहिए, तुम बिल्कुल बेजान बजा रहे हो, रिस्ट ऊपर रखो। कितनी बार बोलूं, तुम सुआर हो क्या? इतना सिंपल पीस याद नहीं रहता? मास्टर की आवाज और बुरी होती गई। शिंजय सर झुकाए बैठा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। मुझे देखकर गुस्सा आ गया। ये कैसा टीचर है? सिखाता है या बेइज्जती करता है? जामिनो भी देख रहा था। वो आगे बढ़ा और जोर से पियानो पर हाथ मारा। सब डर गए। जामिनो ने उंगली दिखाकर बोला, उसे ऐसे बात मत करो, तुम सुआर हो, तुम्हारा पूरा घर सुआर है। मास्टर का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जामिनो ने हाथ कमर पर रखे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक और बुरा शब्द बोला तो मैं तुम्हारे पियानो पर पेशाब कर दूंगा। मैं अंदर ही अंदर हंसा। मेरा बेटा किसी से नहीं डरता। मास्टर का गुस्सा फट रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा बेटा है? बिल्कुल तमीज नहीं। मैं आराम से उसके पास गया और जामिनो को पीछे किया। मेरे बेटे की जुबान थोड़ी कड़क है, लेकिन वो गलत नहीं है। मैंने शिंजय की तरफ देखा। बच्चे को सिखाया जाता है, डांटा नहीं। तुम्हारा तरीका उसका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है। इसका क्या फायदा? मास्टर ने मुझे तुच्छ समझा। तुम जैसे गांव वाले को आर्ट के बारे में क्या पता? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, लेकिन इतना पता है कि म्यूजिक लोगों के लिए होता है। अगर म्यूजिक लोगों को दुख दे तो वो बेकार है। मैं पियानो के पास गया, स्लीव्स ऊपर की और बैठ गया। पियानो ही तो है, मैं भी बजा लेता हूँ। सब मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी प्रैक्टिस याद की जो मैंने यूनिवर्सिटी में की थी। फिर मैंने एक बच्चों का गाना बजाया, पूरे इमोशन के साथ। जब खत्म हुआ तो रूम में सन्नाटा था। मास्टर का मुंह खुला रह गया। शिंजय की आंखें चमक रही थी। जामिनो क्लैप कर रहा था और गा रहा था। लगता है मैं अच्छा बजा लेता हूँ। मैं खड़ा हुआ और मास्टर की तरफ देखा। अब थोड़ा पैशन समझ आया? मास्टर कुछ बोल नहीं पाया। फिर गुस्से में बोला, ये सब बकवास है, और वहां से निकल गया। जाते हुए बोला, मैं मिस शिन को सब बताऊंगा। मैं बोला, बता दो, मुझे कोई डर नहीं। जैसे ही वो गया, शिंजय मेरे पास आया। अंकल, आप बहुत अच्छा बजाते हो। मैंने कहा, चाहते हो सीखना? मैं सिखाऊंगा। वो खुश हो गया और फिर पूरा दिन हमने वही गाना बजाया। जामिनो गाता और नचता रहा, मैं पियानो बजाता रहा, शिंजय क्लैप करता रहा। बस 3 लोग और पूरी खुशी। शाम को जब शिनबिंग थक कर घर आई, उसने ये सब देखा। वो दरवाजे पर खड़ी 3 लोगों को हंसकर एंजॉय करते देख रही थी। 2 बच्चे और एक बड़ा आदमी बिल्कुल नेचुरली साथ में घुल मिल रहे थे। वो गुस्सा होना ही भूल गई। शिंजय ने सबसे पहले उसे देखा। मॉम, आप आ गई। वो भाग कर उसके पास गया। अंकल ने मुझे आज पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। ये सुनकर शिनबिंग रुक गई। पहली बार उसने शिंजय को ऐसे हंसते देखा था। उसकी नजर शिंजय से हटी और मुझ पर आके रुक गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और भी था, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो।
हो? क्या बर्फ पिघल रही थी? मैंने उसे हल्का सा स्मग स्माइल दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसका फोन बज गया। उसने कॉल उठाया, कुछ सुना और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? उसने मास्टर को भगा दिया और पूरा दिन बच्चों के गाने बजाता रहा। ठीक है, समझ गई। उसने फोन काट दिया और मुझे देखा। जो हल्का सा सॉफ्टनेस था वो तुरंत गायब हो गया। जा, वो तुम सच में कमाल लो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इतना भी नहीं, बस टॉप 3 में आता हूँ दुनिया में। शिनबिंग ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल किया। कल शिंजाई के स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है, तुम जमीनों के साथ आओगे क्या? मैं क्यों जाऊं? मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसके दूसरे गार्डियन के रूप में आओगे। शायद उसे फादर बोलना मुश्किल लग रहा था। फिर बोली, सबसे जरूरी बात, कोई सीन मत बनाना। अगर बनाया तो तुम्हें पता है क्या होगा? एक थप्पड़ के बाद दूसरा बड़ा थप्पड़। एक इलीट स्कूल में स्पोर्ट्स डे मतलब गांव के मुर्जे को शहर के मुरों के बीच छोड़ देना। मैं ऑलरेडी सोच रहा था कल कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। अगले दिन हम 4 लोग 2 गाड़ियों में रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे। गेट पर लग्जरी कार्स लगी थी। हर पेरेंट ऐसे ड्रेस था जैसे रेड कारपेट पर चल रहा हो। जैसे ही शिनबिंग गाड़ी से उतरी, सबकी नजर उस पर चली गई और मैं उसके पीछे ऐसे चल रहा था जैसे उस पर डिपेंड करता हूँ। जमीनों और शिंजे हाथ पकड़कर सब देख रहे थे। स्पोर्ट्स डे शुरू हुआ। पहला इवेंट पैर रेस था। 3 टीम्स थी, मैं और जमीनों एक टीम, शिनबिंग और शिंजे दूसरी। डैड चलो, हम फर्स्ट आएंगे। मैंने शिनबिंग के एक्सपेंसिव शूज देखे और अपने सस्ते शूज देखे। थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया। गन चली और हम दौड़ पड़े। मैं और जमीनों परफेक्ट सिंक में थे और लीड ले ली। फिनिश लाइन पास ही थी। तभी साइड लेन में एक फादर गिर गया और सीधा शिनबिंग और शिंज की तरफ गिरा। मैंने जोर से चिल्लाया, संभल के। मैं तुरंत रोप छोड़कर आगे कूदा और पूरी ताकत से शिनबिंग और शिंज को धक्का देकर हटा दिया। वो साइड में गिर गए लेकिन सेफ थे और मैं उस आदमी के नीचे आ गया जो 100 किलो से ज्यादा था। मेरा पूरा बॉडी दर्द से भर गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हिल गया हो। पूरा फील्ड हल्ला मचा। टीचर्स और स्टाफ भाग कर आए और उसे उठाया। सर आप ठीक हो? मैं घास पर पड़ा था जैसे कोई डेड बॉडी। थोड़ी देर बाद होश आया। शिनबिंग सब भूल कर मेरे पास आई। जा, वो तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। मैंने मुश्किल से सर उठाया और हंसा। मैं ठीक हूँ, बस ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक चढ़ गया हो। जमीनों और शिंज दोनों रोते हुए मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया। उन्हें देखकर मुझे अंदर से गर्माहट मिली। दर्द कम लगने लगा। ये सब वर्थ था। मुझे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप के बाद पता चला लोअर बैक में सीवियर ब्रूज है लेकिन बोन सेफ है। मैं भी आईपी वार्ड में पड़ा था और एक मेड मेरी देखभाल कर रही थी। शिनबिंग स्कूल का काम खत्म करके हॉस्पिटल आई। वो मेरे बेड के पास खड़ी थी, अजीब एक्सप्रेशन के साथ। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। पहली बार उसने सच में दिल से शुक्रिया बोला। मैंने मुस्कुराकर कूल बनने की कोशिश की लेकिन दर्द से मुंह बन गया। मैंने मजाक में कहा, इतना सिंपल थैंक यू नहीं चलेगा। ये वर्क प्लेस इंजरी है, मेडिकल बिल, लॉस, सबका पैसा लगेगा। शिनबिंग ने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा? फिर बोली, आज मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें ले जाना नहीं चाहिए था। मैं हैरान था। वो सॉरी बोल रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, छोटी सी इंजरी है। तभी दूर खुला और जमीनों और शिंज अंदर आए। दोनों एक फ्रूट बास्केट लेकर आए। जमीनों मेरे पास आया और धीरे से बोला, अब दर्द हो रहा है, आप मर तो नहीं जाओगे? शिंज ने सर झुकाकर कहा, सॉरी अंकल। मैंने दोनों के सर पर हाथ रखा। तुम दोनों ठीक हो, बस वही काफी है, मुझे कोई दर्द नहीं है। शिंजे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। अंकल आज आप बहुत ब्रेव थे। बिल्कुल, मेरे डैड सुपरमैन है, मेरे हीरो। दोनों बच्चों को ऐसे देखकर मेरे अंदर गर्माहट भर गई। सारा दर्द गायब हो गया। शिनबिंग साइड में खड़ी हमें देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन अब पहले जैसा ठंडा नहीं था, काफी सॉफ्ट हो गया था। अगले कुछ दिन में आराम से रहा। न कुकिंग न टेंशन। खाना सीधा मिल रहा था, बस लेट कर रिकवर करना था। शिनबिंग रोज मुझे देखने आती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी लेकिन अब वो पहले जैसी ठंडी नहीं रही थी। दोनों बच्चे मेरे छोटे नर्सेस बन गए थे। जमीनो जोक सुनाता था, शिंजे स्टोरीज पढ़ता था। लाइफ काफी पीसफुल हो गई थी। एक दिन मैं बेड पर लेता हुआ शिंजे की आवाज में लिटिल प्रिंस सुन रहा था कि अचानक वार्ड का दूर जोर से खुला। एक आदमी अंदर आया, सूट में, स्मार्ट लग रहा था। उसके पीछे कुछ जर्नलिस्ट कैमरा लेकर आए। वो आदमी जोर से बोला, मिशन, हमें पता चला है आपने चुपके से बच्चे पैदा किए और उनके फादर को हॉस्पिटल में छुपा रखा है, क्या ये सच है? कैमरास फ्लैश होने लगे। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं? शिनबिंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो हमारे सामने खड़ी हो गई। तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? वो आदमी मुस्कुराया। मिस शिन, इतना गुस्सा मत होइए, बस कुछ सवाल पूछने हैं। क्या ये आदमी बच्चों का फादर है और क्या ये दोनों आपके ट्विन सन्स हैं? कैमरा मेरी तरफ घूम गया। शिंज भी डर गया और जमीनों के पीछे छुप गया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये किसी राइवल ने भेजे हैं। ये ट्रैप था। वो स्कैंडल बनाकर शिनबिंग को डैमेज करना चाहते थे। शिनबिंग गुस्से से कांप रही थी लेकिन बच्चों को बचाने के लिए वो पीछे हट रही थी। जर्नलिस्ट आगे बढ़ रहे थे। मिस शिन, जवाब दीजिए, आपका इस आदमी से क्या रिश्ता है? आप बच्चों को कब पब्लिक करेंगी? वो बेड के पास आ गए। मैंने तुरंत
तुरंत डिसीजन लिया, बेड से उतरा, दर्द सहकर साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सीधा उन पर फेंका। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों बच्चों को पकड़ा और विंडो की तरफ इशारा किया, जंप करो, मैं संभाल लूंगा। सब शॉक में रह गए। जर्नलिस्ट गर्म पानी से पीछे हट गए। शिनबिंग ने मुझे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैंने बेडशीट निकाली और रोप बना दी। जंप करो, सिर्फ 3rd फ्लोर है, कुछ नहीं होगा। मैंने झूठ बोला, मैंने कभी इतनी हाइट से जंप नहीं किया था। मैंने शीट को पाइप से बांधा और विंडो से बाहर फेंका। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों बच्चों को पुश किया नीचे उतरने के लिए। शिनबिंग ने थोड़ा हेजिटेट किया लेकिन फिर डिसाइड कर लिया। उसने शिंजे को पहले उतारा, फिर जमीनो गया। वो तो बिल्कुल बंदर की तरह नीचे चला गया। मैं शिनबिंग को लास्ट में देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। फिर मैं जर्नलिस्ट की तरफ मुद्दा और मुस्कुरा दिया। मैंने पिलो, फ्रूट बास्केट सब उन पर फेंका। आओ दिखाता हूँ गांव वाला क्या करता है। थोड़ा केओस क्रिएट करके मैं भी विंडो से जंप कर गया। इस बार लैंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। पहले से इंजर्ड बैक और ज्यादा हर्ट हो गई। शिनबिंग तुरंत मेरे पास आई और मुझे उठाया। तुम पागल हो क्या? उसकी आंखें लाल थीं। शायद वो मेरी चिंता कर रही थी। मैंने बोला, बाद में बात करना, अभी चलो वरना वो पीछे आ जाएंगे। मैं एक पैर पर लंगड़ाते हुए शिनबिंग के सहारे हॉस्पिटल से भागा। दोनों बच्चे साथ थे। क्लाउड समिट वापस आकर सब शॉक में थे। शिनबिंग ने तुरंत पीआर को कॉल किया और मैं बेड पर गिर गया। अब सच में हिल नहीं पा रहा था। जमीनो और शिंज मेरे पास खड़े थे। डैड, आप मर तो नहीं जाओगे? मेरे पास जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद शिनबिंग रूम में आई और सबको बाहर भेज दिया। सिर्फ हम दोनों थे। जावो, तुमने आज जो किया वो क्यों किया? मैंने बोला, कोई खास वजह नहीं, सेल्फ डिफेंस। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। वो मेरे पास बैठ गई। तुम हमें छोड़ सकते थे, फिर रिस्क क्यों लिया? मैंने उसे देखा। वो अब सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक नॉर्मल ठक्की हुई औरत थी। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। उसकी आंखों में कुछ टूट गया। मैंने अपने बच्चों के लिए किया। जमीनो मेरा बेटा है, शिंज भी मेरा बेटा है, दोनों भाई हैं। मैं किसी को हर्ट होते नहीं देख सकता। फिर मैंने मुस्कुराकर बोला, और तुम उनकी माँ हो, मैं कैसे देख सकता हूँ कोई तुम्हें तंग करे? शिनबिंग चुप हो गई। वो मुझे काफी देर तक देखती रही। फिर उसने सिर झुका लिया और उसके कंधे हिलने लगे। मैंने देखा उसकी आंख से एक आंसू गिरा। वो रो रही थी। मैं घबरा गया। मैं उठने की कोशिश करते हुए बोला, हे प्लीज मत रो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं हमेशा बिना सोचे बोल देता हूँ। तुम जानती हो ना मैं कैसा हूँ। मैं उसे कंसोल करने लगा और मेरी बैक फिर से हर्ट हो गई। मत हिलो। उसने सार उठाया। उसका चेहरा फिर से काम था, लेकिन आंखें अभी भी हल्की सी लाल थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे से बाल हटाए। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी स्किन को टच किया, एक करंट सा फील हुआ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कल पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। मेरा दिल डूब गया। जिस बात से डर रहा था वो आ गई थी। अगर रिजल्ट ने कंफर्म कर दिया कि दोनों तुम्हारे बेटे हैं तो तुम क्या करोगे? मैंने मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मैं क्या करता मुझे खुद नहीं पता था। मैं एक बार भाग चुका था। जामिनों को देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। रूम में लंबी खामोशी छा गई। तभी बाहर से जाओ की आवाज आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे डैड को हर्ट किया। मैंने नहीं किया, वो बुरे लोग थे। नहीं, तुम थी। दोनों बच्चों की बहस सुनकर मैं और शिनबिंग एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। शायद सब इतना बुरा नहीं था। अगले दिन सुबह मुझे जोर से हिलाकर उठाया गया। डैड देखो। जमीनो मेरे सामने एक एनवेलप हिला रहा था। टेस्ट रिजल्ट। मेरा दिल पेट में गिर गया। जजमेंट डे आ गया था। मैंने कांपते हाथों से एनवेलप लिया। वो बहुत हेवी लग रहा था। शिनबिंग मेरे पास खड़ी थी। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। दोनों बच्चे टेंशन में मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और एनवेलप फाड़ दिया। अंदर कई पेजेस थे टेक्निकल लैंग्वेज के। मैंने सीधा लास्ट पेज देखा। डीएनए एनालिसिस के हिसाब से जू और जामिनो के बीच कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। क्या? मैंने शॉक में सर उठाया। दोबारा पढ़ा। सब क्लियर लिखा था। मेरा और जामिनो का कोई खून का रिश्ता नहीं। ये कैसे हो सकता है? तब मुझे याद आया जब मैंने अपनी उंगली काटी थी। शायद उस वक्त जो खून गिरा था वो। मैंने तुरंत शिनबिंग की तरफ देखा। क्या उसने भी कुछ किया था? शिनबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल काम था। जैसे तुम चाहते थे जू, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मेरा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा है? मैं कुछ सोच भी नहीं पाया था कि शिनबिंग ने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। ये अलग टेस्ट है। उसने मुझे दिया। मैंने देखा। ये शिनबिंग और जाओ का पैटर्निटी टेस्ट था। रिजल्ट ने कंफर्म किया कि शिनबिंग जामिनो की बायोलॉजिकल मदर है। तो अब क्या कहोगे? शिनबिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। तुमने मेरे बेटे को मुझसे 6 साल दूर रखा। जयवू, काफी क्रूअल हो तुम। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने जमीनो की तरफ देखा जो कंफ्यूज खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिंजे ने शिनबिंग का हाथ पकड़ा। मॉम, इसका क्या मतलब है? क्या अंकल ही जाओ के डैड नहीं है? शिनबिंग ने जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास आई और एक कॉन्ट्रैक्ट बेड पर रख दिया। जयवू, हमारे बीच जो भी था और तुमने हमें एक बार बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ। ये 10 मिलियन लो और हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। कभी बच्चों के सामने मत आना। 10 मिलियन जो उसने 6 साल पहले दिया था उसका डबल। इतना पैसा किसी भी सिटी में आराम से जीने के लिए काफी था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर जमीनों को देखा जो बिल्कुल लॉस्ट खड़ा था। 6 साल की यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। जब उसने पहली बार मुझे डैड बोला, उसके पहले स्टेप्स, उसके बीमार होने पर रात भर जागना, उसकी शरारतों पर लोगों से माफी मांगना, उसका अपनी कैंडी छुपकर मेरे पॉकेट में डाल देना। मैंने उसे एक हेल्पलेस बेबी से एक शरारती लड़के तक बड़ा
किया था, वो मेरी दुनिया था और अब कोई मेरी दुनिया को 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और शिनबिंग की आंखों में देखते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मिस शिन, पैसा अच्छा होता है लेकिन कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। 6 साल पहले मैंने तुम्हारा पैसा लिया और उसे ले गया, वो मेरी गलती थी। शायद मैंने उसे बेस्ट लाइफ नहीं दी, वो मेरी कमी है, लेकिन पहले दिन से लेकर आज तक मैंने उसे अपना ही बेटा समझा है। मैंने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ईमानदार और ब्रेव बनना सिखाया। वो मेरा बेटा है। खून का रिश्ता हो या ना हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम उसे चाहते हो? ठीक है, पहले मुझे मारना पड़ेगा। मेरे शब्द बॉम्ब की तरह रूम में फट गए। शिनबिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। शायद उसने कभी सोचा नहीं था कि एक पैसा के लिए जीने वाला आदमी ऐसा बोल सकता है। उसके होंठ कहाँ रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मत जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ। मुझे मॉम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डैड चाहिए। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जामिनो जोर जोर से रो रहा था और मेरी टांग पकड़ ली। मैं झुक कर उसे गले लगा लिया। मेरी आंखें भर आई। पागल लड़के, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब शिंजय भी आया। उसने हमें देखा, फिर अपनी माँ को। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, वो हिजिटेंट था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा। अंकल प्लीज मत जाओ। मेरा दिल पिघल गया। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, बस बहुत हो गया। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में छड़ी, साथ में बटलर। वो शिनबिंग का फादर था, शिन ग्रुप का चेयरमैन। मैंने उसे सिर्फ मैगजीन में देखा था। डैड आप यहाँ? शिनबिंग हैरान हो गई। अगर मैं और देर करता तो यहाँ कोई फैमिली बच्ची ही नहीं होती। देखो तुम क्या कर रही हो। बुढ़े ने ठंडी सांस भरी। उसकी तीखी नजर रूम में घूमी और आखिर में मुझ पर टिक गई। तुम जयवू हो? हाँ। मैं सीधा खड़ा हो गया। मैंने टेस्ट रिजल्ट्स देख लिए हैं। वो शिनबिंग के पास गया। ये हड है, तुमने पैटर्निटी रिपोर्ट फेक की है क्या? मैंने तुरंत शिनबिंग की तरफ देखा। समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है। शिनबिंग का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने सर झुका लिया। डैड, क्या आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप फेक रिपोर्ट का यूज करके जू को भगाना चाहते थे और दोनों बच्चों को खुद रखना चाहते थे। ये बिल्कुल सेल्फिश है। क्या ये जयवू के लिए फेयर है? बूढ़े आदमी ने बटर से एक और डॉक्यूमेंट लिया और मुझे दिया। ये असली रिपोर्ट है। मैंने कांपते हाथ से लिया। लास्ट पेज पर क्लियरली लिखा था, जमीनों का बायोलॉजिकल फादर जयवू कंफर्म है। शिंज का बायोलॉजिकल फादर भी जयवू कंफर्म है। मेरा दिमाग हिल गया। ये औरत कर क्या रही थी? मैंने गुस्से में शिनबिंग की तरफ उंगली उठाई। पहले फेक रिपोर्ट जिसमें मैं जमीनों का बाप नहीं था, फिर मुझे पैसे देकर भगाना। शिनबिंग ने फाइनली बोला, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मुझे देखना था तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे या बच्चा। 6 साल पहले तुम पैसे के लिए सब छोड़ सकते थे। मुझे डर था तुम फिर वैसा ही करोगे, इसलिए मैंने ये किया। मैं बस खड़ा रह गया। तो अभी जो कुछ हुआ वो सब टेस्ट था? मैंने सीधा पूछा। और जवाब मिल गया? शिनबिंग ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थी। तब उसके फादर बोले, बस करो, अब पास छोड़ दो, अब मैटर करता है बच्चों का फ्यूचर। उन्होंने मुझे और शिनबिंग को देखा। तुम दोनों इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो। तुम में से कोई भी दूसरे से ये हक नहीं छीन सकता। मेरा सजेशन है तुम दोनों शादी कर लो, बच्चों को पूरा घर मिलेगा। क्या? मैं और शिनबिंग एक साथ चिल्लाएं। शिनबिंग से शादी? क्या मजाक है? डैड आप क्या बोल रहे हो? ये कभी नहीं होगा। मैंने तुरंत कहा, मैं भी नहीं करूंगा। मुझे गांव की आजादी पसंद है। मैं अपनी लाइफ आइस ब्लॉक के साथ नहीं बिताने वाला। शिनबिंग भड़क गई। किसे आइस ब्लॉक बोला तुमने? मैंने जवाब दिया, जो ऐसे बिहेव करे। और हम दोनों फिर लड़ने लगे। दोनों चुप रहो, बूढ़े ने दांता। क्या तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है? अगर मेरे 2 पोते ना होते तो मैं तुम दोनों से बात भी नहीं करता। उन्होंने जाओ और शिंज की तरफ देखा। तुम दोनों कंप्लीट फैमिली चाहते हो? मॉम और डैड दोनों साथ? दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हाँ कर दिया। जमीनो बोला, मुझे मॉम और डैड दोनों साथ चाहिए। शिंजाय ने धीरे से कहा, मुझे भी। हम दोनों को बच्चों ने बेच दिया। अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। मिस्टर शिन सीनियर ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। बच्चों के लिए और मीडिया को चुप कराने के लिए। तुम दोनों शादी करोगे? ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। अलग रूम्स होंगे। एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करोगे। बच्चे बड़े हो जाएं तो डिवोर्स ले लेना। मैं और शिनबिंग एक दूसरे को देखे। दोनों को हेजिटेशन था, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन था। मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ सोचने के लिए, बूढ़े ने कहा और निकल गए। रूम में सिर्फ हम 4 रह गए। एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड था। मैंने पहले बोला, मिस शिन आप क्या सोचती हो? शिनबिंग ने साइड ग्लांस दिया। अभी भी आइस ब्लॉक वाली बात से इरिटेट थी। बच्चों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पूरा घर चाहिए। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे भी नहीं। और बस इतनी आसानी से हमारी शादी फिक्स हो गई। 3 दिन बाद हम रजिस्ट्री ऑफिस गए और मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। रेड सर्टिफिकेट हाथ में पकड़कर मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। 6 साल पहले पैसे के लिए खुद को बेचा, अब अपने बेटे के लिए। लाइफ काफी ड्रामेटिक है। नई फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कुकिंग का डिसीजन लिया। मैंने शेफ्स को मना कर दिया और खुद किचन संभाली। जमीनो भागते हुए आया। डैड क्या बना रहे हो? मेरा स्पेशल डिश क्ले पॉट चिकन। मैंने गांव से लाया बड़ा मुर्गा निकाला और बनाना शुरू किया। शिंजय और शिनबिंग ने ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए दूर खड़े थे। आधे घंटे बाद स्मेल पूरे घर में फैल गई। मैं गरम गरम पॉट टेबल पर लाया। कॉर्न ब्रेड साइड में लगा हुआ था। आओ टेस्ट करो। जमीनो ने तुरंत कॉर्न ब्रेड ली और ब्रथ में डिप करके खा लिया। ये अमेजिंग है। डैड का खाना सबसे बेस्ट है। मैंने शिंजय के बोल में चिकन लेग डाला। तुम भी खाओ। उसने बीट ली और उसकी आंखें चमक गई। बहुत टेस्टी है। मैंने शिनबिंग की तरफ देखा। मिस शिन आप भी ट्राई करो। शिनबिंग ने
हेजिटेट किया, फिर चॉपस्टिक्स उठाई और एक पीस लिया। जैसे ही खाया वो फ्रीज हो गई। मैंने पूछा कैसा है? वो कुछ नहीं बोली, बस और खाने लगी। आखिर में आधा पॉट उसने खत्म कर दिया। मुंह से ना, लेकिन बॉडी से हाँ। काफी एरोगेंट औरत है। डिनर के बाद हम चारों लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। थोड़ा ऑकवर्ड था। जमीनो और शिंज मेरे पास चिपक कर बात कर रहे थे। शिनबिंग साइड में मैगजीन लेकर बैठी थी, लेकिन बार बार हमें देख रही थी। टीवी पर कॉमेडी चल रही थी। हम तीन हंस रहे थे और धीरे धीरे शिनबिंग के होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। मूनलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और मुझे लगा वो पहले जैसी ठंडी नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई। मैं गांव का किसान से शिन ग्रुप की प्रेसिडेंट का हस्बैंड बन गया। मेरा मेन काम बच्चों का ख्याल रखना। शिनबिंग अब भी वर्कहॉलिक थी, लेकिन अब वो पहले से जल्दी घर आने लगी थी। वो पहले ऑफिस से सबसे लास्ट निकलने वाली होती थी। अब अननेसेसरी मीटिंग्स कैंसिल करके डिनर से पहले घर आ जाती थी, क्योंकि उसे पता था घर पर 3 लोग उसका वेट कर रहे हैं। और मैंने अपनी सेकंड करियर स्टार्ट कर दी, स्टे एट होम हस्बैंड। मेरी कुकिंग ने तीनों के दिल जीत लिए, खासकर शिनबिंग के। वो रोज कंप्लेन करती, खाना ऑयली है, अनहेल्दी है, लेकिन प्लेट सबसे पहले उसकी ही खाली होती थी। दोनों बच्चे भी रोज और क्लोज होते जा रहे थे। जामिनो बन गया शिंजय का पर्सनल बॉडीगार्ड। किंडरगार्टन में कोई भी शिंजय को तांग करता, जामिनो तुरंत उस पर टूट पड़ता। और शिंजय वो जामिनो का पर्सनल ट्यूटर बन गया। रोज शाम होमवर्क करवाता, बेड टाइम स्टोरीज सुनाता। एक तूफान, एक शांत झील। फिर भी दोनों परफेक्ट बैलेंस में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतने अच्छे से साथ रहेंगे। फिर आया शिन ग्रुप का एनिवर्सरी गाला। प्रेसिडेंट का हस्बैंड होने के नाते मुझे जाना ही था। मैं एक बोरोड डिजाइनर सूट में भीड़ में खड़ा था। चारों तरफ परफेक्टली ड्रेस लोग और मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस, जैसे एक हस्की गलती से स्वॉन्स के बीच आ गया हो। और शिनबिंग सिल्वर गाउन में वो बिल्कुल क्वीन लग रही थी। हर नजर उस पर टिक रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर बिजनेस टाइकॉन्स के बीच स्मूथली चल रही थी। दिस इज माई हस्बैंड जेवू। हर इंट्रोडक्शन के साथ लोगों की आंखों में जेलसी और इरिटेशन मिक्स हो रहा था, और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। देखते रहो, डील तो मैं ही जीत गया। तभी एक आदमी आया, डायरेक्टर वांग, वही जो हॉस्पिटल में जर्नलिस्ट भेजा था। स्माइल में जहर भरा हुआ। मिस शिन, आप और भी खूबसूरत हो गई हैं, और ये होंगे मिस्टर जेवू। उसकी आवाज में सरकाजम टपक रहा था। शिनबिंग कुछ बोलती उससे पहले मैं आगे बढ़ गया। उसका हाथ पकड़कर मैंने स्माइल दी। डायरेक्टर वांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुना है आपकी कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा टाइट चल रहा है। मैं हल्की सी हंसी के साथ बोला, बिजनेस है, होता रहता है, विन सम लूज सम। दो पर्सनली मुझे कभी लॉस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लकी पैदा हुआ, अच्छी शादी की, टेंशन का नाम नहीं। मैंने शिनबिंग को वेस्ट से अपनी तरफ खींचकर धीरे से बोला, एना डार्लिंग। वो थोड़ी स्टिफ हुई, लेकिन नॉट कर दिया। डायरेक्टर वांग का चेहरा लाल हो गया। बाहर से लग रहा था मैं बस वाइफ पर डिपेंडेंट होने का शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन असल में उसकी कंपनी की बंद बजा रहा था। पब्लिक में सीधा, बिना मर्सी के, लो एफर्ट हाई डैमेज। मैं शैंपेन ग्लास घुमाकर बोला, यहाँ दूसरों का मजाक उड़ाने से बेटर है अपनी कंपनी बचाने पर ध्यान दो, वरना जब बंद हो जाएगी सीवी लेके मेरी वाइफ के पास ही आना पड़ेगा। मैं शिनबिंग का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। पीछे से उसकी गाड़ियां सुनाई दे रही थी। थोड़ा दूर जाकर शिनबिंग ने हाथ छुड़ाया। वो मुझे अजीब सी नजर से देख रही थी। तुम्हें क्या हो गया? मैंने आईब्रो उठाया। बस तुम्हारी साइड ले रहा था, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। वो काफी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हो कौन? मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं। मैं हंसा। मैं एक सिंपल फार्मर हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप, और लीगली तुम्हारा हस्बैंड। उसके बाद बात की बात बाद में। मैंने हॉल की तरफ देखा जहाँ दोनों छोटे चोर केक चुरा रहे थे। अभी के लिए लाइफ काफी अच्छी है। शिनबिंग ने भी उस तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। वो स्माइल अलग थी, जैसे बर्फ पहली बार पिघलती है, जैसे सर्दियों के बाद पहली धूप। शायद लाइफ ऐसी ही होती है, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल। कौन सोच सकता था कि 6 साल पहले की एक डील आज इतना गर्म, इतना नॉइजी घर बना देगी। मैंने उस औरत को देखा, फिर दोनों बच्चों को, और पहली बार लाइफ में एक स्टेबिलिटी फील हुई। सच कहूं, अगर पूरी जिंदगी इसी औरत के सहारे जीनी पड़ जाए तो शायद ये डील इतनी बुरी भी नहीं है।